नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। दिल्ली को जीत पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी चुनौतियों से भरा हुआ काम था। लगातार चुनाव दर चुनाव बीजेपी कोशिशें करती रही, लेकिन आखिरकार 2025 में बीजेपी ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए दिल्ली चुनाव को जीत लिया। पर चुनौतियां यहां समाप्त नहीं हो रही हैं। दिल्ली को किस तरीके से चलाया जाता है, वहां पर सत्ता किस तरह की रहती है, उस पर पूरे देश की निगाहें लग ही जाती हैं। इसीलिए दिल्ली की एक एक चुनौती इस समय पहाड़ की तरह बीजेपी के सामने खड़ी रहेगी। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी चुनौती, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन? बीजेपी ने दिल्ली का दंगल तो जीत लिया, लेकिन सीएम के चेहरे का बड़ा दांव जीतना अभी बाकी है। रोज नए नाम सामने आ रहे हैं, नई नई संभावनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन ये सवाल अब भी अपना जवाब तलाश रहा है कि दिल्ली का 7वां सीएम कौन? मैं तो विधायक हूँ, विधायक था, 48 विधायकों में से एक हूँ। पार्टी जिसको चाहेगी सब बराबर है। कोई ऐसा फेस प्रधानमंत्री जी का संगठन चुनेगा जो 20-25 साल तक चेहरा बने रहे और पार्टी की सेवा करते रहे और इस दिल्ली को एक राजधानी, अद्भुत राजधानी बनाए। माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी, तमाम शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। जो तय करेगा वो सब लीडर्स को मंजूर होगा, इसलिए ये कोई इशू ही नहीं है। हमसे बहुत सीनियर है और दिल्ली में जो 48 लोग आए वो 48 के 48 लोग सीएम के लायक हैं। उसमें से जिसको पार्टी विधायक दल का नेता चुनेगी वो व्यक्ति सीएम बन जाएगा। कोई रेस जारी नहीं है। विधायक दल की मीटिंग होगी और जो विधायक दल का नेता होगा वो चुन लिया जाएगा। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ कोई इस तरह का खींचतान नहीं है। बताया जा रहा है कि 1-2 दिन में सीएम के चेहरे का ऐलान विधायक दल की बैठक में हो सकता है। उसके बाद 19 या 20 में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। लेकिन अभी सब कुछ सस्पेंस के दायरों में है। सत्ता गंवा चुकी आम आदमी पार्टी अभी से बीजेपी पर हमलावर है। विश्वस्त सूत्रों से ये पता चला है कि गाली गलौच पार्टी ने ये फैसला लिया है कि उनकी पार्टी में सबसे ज्यादा गाली गलौच करने वाले नेता रमेश बिधूड़ी जी को उनका मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होती रहेगी, लेकिन दिल्ली की राजनीति का पारा चुनाव खत्म होने के बाद भी नीचे नहीं आ रहा। केजरीवाल के बंगले की जांच पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। दिल्ली की जनता से लूटे हुए पैसे से जो अरविंद केजरीवाल जी ने लगभग 100 करोड़ की लागत से अपना शीश महल बनाया, पता चला वो 8 एकड़ में बनाया गया। 8 एकड़ में 7 के सारे घर गिरा दिए गए। ऐसी जिंदगी जीने का सपना लेकर अरविंद केजरीवाल जी आए थे। उसका चीफ विजिलेंस कमीशन ने उसकी इंक्वायरी शुरू की है। ना तो वहाँ कोई स्विमिंग पूल है, ना कोई वहाँ सोने की टॉयलेट है और ना ही कोई मिनी बार है। अगर एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करना है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी के राजमहल को खोलना चाहिए, जो 2750 करोड़ में कोविड टाइम में जनता के पैसे से बना। संकेत साफ है कि सत्ता की कुर्सी से उतरने के बाद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने बंगले पर विस्तृत जांच बैठा दी है। मुश्किलें तो केजरीवाल के करीबी पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की भी कम नहीं होने वाली। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उनके खिलाफ जांच की मंजूरी मांगी है। प्रधानमंत्री मोदी खुद पहले दिल्ली विधानसभा सत्र में सीएजी रिपोर्ट की बात कह चुके हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी
और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। फिलहाल बीजेपी के सामने दिल्ली की सियासत और मिजाज के हिसाब से फिट मुख्यमंत्री की तलाश की चुनौती है। बीजेपी को तलाश है ऐसे चेहरे की जो दिल्ली में केजरीवाल स्टाइल राजनीति की काट तैयार करे, दिल्ली के सभी जाति समाज के बीच तालमेल बिठाने में सफल रहे, हिंदुत्व के साथ विकास का मॉडल भी मजबूती से पेश कर सके। 1993 से दिल्ली की विधानसभा की राजनीति में 32 सालों में अब तक 6 मुख्यमंत्री बने। 3 बार बीजेपी के, कांग्रेस से शीला दीक्षित और आम आदमी पार्टी से केजरीवाल और आतिशी मरलेना। 7वां मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका सबको इंतजार है। बीजेपी नई सरकार के पहले 100 दिन का प्लान बनाने में जुट गई है। पहली कैबिनेट मीटिंग में कई बड़ी घोषणाओं की तैयारियां भी चल रही हैं। जल्द ही दिल्ली में बीजेपी सरकार की स्पष्ट तस्वीर देखने को मिल सकती है। यमुना सफाई का मुद्दा इन चुनावों में छाया रहा था और केवल इन चुनावों की बात नहीं है। हर साल यमुना के प्रदूषण का मुद्दा उठता ही रहा है। यमुना सफाई के प्लान कई चरणों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बनाए जरूर, लेकिन कुछ कागजों में लिखे रह गए, कुछ राजनीति के तेज बहाव में बह गए। यमुना साफ नहीं हो पाई। क्या बीजेपी ये काम पूरा कर पाएगी? मैया की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली जीतने के बाद अपने भाषण की शुरुआत इसी नारे से की। दिल्ली चुनाव में यमुना की सफाई एक अहम मुद्दा रहा। केजरीवाल यमुना साफ नहीं कर पाए तो यमुना ने ही उनको दिल्ली से साफ कर दिया। आज आपके चैनल पे ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि 2025 का जो दिल्ली का चुनाव होगा उसके पहले यमुना साफ कर देंगे, नहीं तो मेरे को वोट मत देना। अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। हर मंच से केजरीवाल ये दावा करते रहे, लेकिन जब यमुना को लेकर कोई स्पष्ट नीति लागू नहीं कर सके तो दिल्ली की जनता ने उनको नकार दिया। दिल्ली के पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन ने यमुना नदी की सफाई की समय सीमा को 2022 से आगे बढ़ाकर 2023 कर दिया था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे फिर से 2025 तक बढ़ा दिया था। हाल ही में एलजी वीके सक्सेना ने इसे आगे बढ़ाकर 2026 कर दिया। यमुना को सफाई की तारीख नहीं, साफ मंशा की दरकार है। समय कितना ही क्यों न जाए, शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले हैं। हम मां यमुना जी की सेवा के लिए हर प्रयास करेंगे, पूरे सेवा भाव से काम करेंगे। दिल्ली में प्रवेश से पहले यमुना नदी के जल की गुणवत्ता को सामान्य बताया जाता है, पर दिल्ली में प्रवेश के साथ ही अत्यधिक प्रदूषण से ग्रसित हो जाती है यमुना। केंद्र सरकार ने इस मिशन के लिए आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को पहले ही 8500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दे दी थी। एक आरटीआई के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड को 2018 और 2023 के बीच यमुना एक्शन प्लान 3 के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 1200 करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त हुए। इन सब के बावजूद यमुना साफ नहीं हुई। दिल्ली में यमुना नदी का पानी पीने योग्य नहीं है। इसमें सफेद झाग की मोटी परत बनती है और बदबू आती है। शहर का सीवेज और औद्योगिक प्रदूषण नालों के जरिए इसमें मिलता है। दिल्ली की प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली में मल्टीपल अथॉरिटीज हैं। नाले फ्लड डिपार्टमेंट के पास है, सीवर जल बोर्ड के पास है, नदी किसी और के पास है, एडमिनिस्ट्रेशन किसी और के पास है। एक तरफ से हरियाणा, एक तरफ से यूपी है।
तो जब इकट्ठे बैठ के काम करेंगे, और मुझे लगता है इसमें एक आस्था का भी विषय है। दिल्ली की पॉपुलेशन 3 करोड़ से ज्यादा है। आस्था ये भी है कि हम पूजा की सामग्री जलते जल में प्रभावित करेंगे। अब वो यमुना ही क्यों हो, धर्मगुरुओं को भी साथ आना पड़ेगा, इंजीनियर्स को भी साथ आना पड़ेगा, पॉलिटिशियन को भी साथ आना पड़ेगा। यमुना किनारे जो कुछ बसावट हैं उनका डायरेक्टली सीवरेज या नालियां यमुना में न जाए, ये रोकनी पड़ेगी ना जी। दिल्ली में यमुना पर आम आदमी पार्टी सरकार को बीजेपी ने घेरा तो खूब, लेकिन अब यमुना की सफाई का वही सवाल घूमकर उनके पास आ गया है। सवाल है कि बीजेपी क्या करेगी, कैसे इस चुनौती का सामना करेगी। अब आप देख लीजिएगा 5 वर्ष बाद आप यमुना जी के रिवर फ्रंट पे वही प्रोग्राम कर रहे होंगे। 5 वर्ष में हो जाएगा। 5 वर्ष में निश्चित होगा, क्योंकि ये मोदी की गारंटी है कि साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर यमुना जी को स्वच्छ कर और फिर रिवर फ्रंट वहां पर बनाया जाए। सभी दिल्ली वासी बेसब्री से इंतजार करेंगे इसका। 6 महीना के अंदर आपको हम 2-3 ऐसे स्पॉट बना के इसी यमुना जी में दिखाएंगे जहां आप लाइव करोगे, जहां आप लोगों को बुला के करोगे, और आपके आज तक के जो सबसे सुंदर स्टूडियो होंगे उससे बेहतर हम आपको जगह यमुना जी किनारे देंगे। दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों के बीच वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट के अनुसार हर रोज 0.86 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी यमुना में छोड़े जाने का एग्रीमेंट है, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक यमुना को प्रतिदिन 6.6 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी छोड़े जाने की आवश्यकता है ताकि नदी चोक न हो। और दिल्ली का तो सौभाग्य रहा है कि एक और ट्रिब्यूटरी नदी साहिबी नदी दिल्ली के पास है जो आज नाले में तब्दील हो गई, जिसको हम नजफगढ़ ड्रेन कहते हैं। हमें समय आ गया है कि साहिबी नदी को भी रिवाइव करें, क्योंकि अगर हमें ई फ्लो मेंटेन करना है तो जो आज टीटी है अपना अपर यमुना रिवर बोर्ड की, जो पल्ला में मिलता है या ओखला में आउटफॉल होता है, उसका ई फ्लो मेंटेन करने के लिए उसको रिवाइज करने की है। पहले एक पॉपुलेशन थी दिल्ली की, आज से 30 साल पहले जब हुआ 1000 क्यूसेक्स मिलता है मिनिमम, 500 देना पड़ता है ओखला में, उसको भी ई फ्लो को भी बढ़ाना पड़ेगा ना। जितना ई फ्लो आप जितना बहाव मेंटेन करोगे उतना नदी स्वच्छ होगी। एक चीज और है, प्रकृति को स्वच्छ करता है। बारिशों के दिन में तो माँ यमुना साफ हो जाती है, डाइल्यूशन हो जाती है गंदगी। अभी तक यमुना सफाई को लेकर अलग अलग सरकारों ने क्या काम किया, ये भी आपको बताते हैं। यमुना सफाई को लेकर पहला चरण 1993 से 2003 तक चला। पहले चरण में शुरुआती सफाई प्रयासों पर फोकस रखा गया। 2002 तक लगभग 12 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए। औद्योगिक कचरे पर आंशिक नियंत्रण किया गया। दूसरा चरण 2003 से 2013 तक चला। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में नदी की सफाई पर ध्यान दिया गया। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए, लेकिन नाले और सीवेज का बहाव जारी रहा। तीसरा चरण 2013 से 2024 तक चला। केंद्र सरकार की नमामि गंगे योजना के तहत इसे आगे बढ़ाया गया। दिल्ली में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए, लेकिन यमुना अब भी प्रदूषित है। बहरहाल जितनी बड़ी यमुना है उतना ही अहम ये मुद्दा। सरकारें बदलने और पलटने वाली यमुना को बीजेपी कैसे साफ करती है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुकी है, जो हर साल बढ़ती जा रही है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता में गिरावट, खासकर सर्दियों के महीनों में, चिंता का विषय है। साथ ही पीने के पानी की कमी एक ऐसी समस्या है जो इन चुनावों में अहम रही। बीजेपी की सरकार के लिए ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उसे तेजी से काम करना होगा। साथियों, टूटती सड़कें, कूड़े के ढेर, सीवर ओवरफ्लो और प्रदूषित हवा, दिल्ली की जनता इन सब समस्याओं से त्रस्त रही है। अब यहाँ बनने वाली भाजपा सरकार दिल्ली को विकास की ऊर्जा के साथ एक आधुनिक शहर बनाएगी। दिल्ली जीत के साथ बीजेपी को प्रदूषण और पेयजल संकट से घिरी दिल्ली मिली है।
बीजेपी के लिए ये दो ऐसी समस्याएं हैं जिनका सिर्फ समाधान ही नहीं ढूंढना है, बल्कि समाधान होते हुए दिखना भी चाहिए। दिल्ली के आसपास जितनी सरकारें हैं वो बीजेपी की हैं, आसपास है ना। पोल्यूशन को लेकर अरविंद केजरीवाल जो बातें अभी तक करते रहे हैं, क्या बीजेपी भी वही बातें दोहराएगी कि देखो भाई पंजाब से धुआं आ गया? कतई ही नहीं, कतई ही नहीं, क्योंकि बीजेपी बहानेबाज पार्टी नहीं है। ये वो पार्टी नहीं है जो काम नहीं करती और दोषारोपण किसी दूसरे पे करती है। अब आप देखिएगा, हरियाणा के साथ भी समन्वय बनाया जाएगा, यूपी के साथ भी समन्वय बनाएगा, केंद्र सरकार के साथ कोई झगड़ा नहीं होगा। और नितिन गडकरी जी ने तो ये गारंटी दी है कि 5 साल के अंदर अंदर वो जो आप कचड़े के बड़े बड़े पहाड़ देखती है ना, उनका भी निवारण होगा और पराली का भी निवारण होगा। लोग कहते हैं कि दिल्ली में जितना कचरा निकलता है वो शायद एक दिन में पेरिस जो पूरा शहर है उसको कवर कर सकता है। बहुत बड़ा दावा आप लोग कर रहे हैं। दिल्ली की जनता ने 5 साल दिए हैं, देखते हैं कि आप उसको पूरा कैसे करते हैं। लेकिन पहले ये बताइए कि दिल्ली चुनाव में कूड़े के पहाड़ खत्म ही नहीं करेंगे। बांसुरी ने भी आधा बोला, कूड़े के पहाड़ खत्म करेंगे और वहां सुंदर पार्क दिखेगा आपको। ऐसी जगह दिखेगी जहां तो केजरीवाल भी कर रहे थे। नहीं, वो 56 इंच की जीभ से कर रहे थे, हम 56 इंच के सीने से करने वाले हैं। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। 18 नवंबर 2024 को PM 2.5 का स्तर 907 तक पहुंच गया था, जो WHO की सीमा से 60 गुना ज्यादा था। प्रदूषण से जान का खतरा बढ़ रहा है। हर साल 70 लाख लोग समय से पहले मरते हैं। स्ट्रोक, दिल का दौरा, डायबिटीज और फेफड़ों की बीमारियां बढ़ रही हैं। AQI का फॉर्मूला क्या था? द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एनी पैरामीटर इज AQI। अब PM 2.5, PM 10 क्या है? पार्टिकुलर मैटर है जिसका साइज 2.5 माइक्रोन, उससे नीचे 10 से नीचे, ये नीचे। मेजर कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम दिल्ली। जितना दिल्ली में डस्ट है, दिल्ली नीड्स मास क्लीनिंग। दिल्ली को ओवरहालिंग की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा ना 3100 टन आप रोजाना एक्स्ट्रा कूड़ा ये सॉलिड वेस्ट डाल देते, उसका क्यों इंतजाम किया? आप सड़कों पे, दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पर सरकारी एजेंसियां खुलेआम सड़कों पर CND वेस्ट डालती हैं, सरकारी एजेंसियां। अब जब गाड़ियां चलेंगी उड़ेंगी तो धूल उठती है ना। PM 2.5 10 बढ़ेगा नहीं बनेगा? स्टबल बढ़ने पे क्यों नहीं रोक लाई? दिल्ली में वायु प्रदूषण मानवीय और प्राकृतिक कारणों से फैलता है। मॉनसून के दौरान प्रदूषण में थोड़ी कमी जरूर आती है, लेकिन बाकी महीनों में ये समस्या गंभीर हो जाती है। विशेष रूप से अक्टूबर से फरवरी के बीच वायु गुणवत्ता सबसे खराब होती है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की मुख्य वजह वाहनों से निकलने वाला धुआं, पराली जलाना, निर्माण कार्यों से उठने वाली धूल, कचरा जलाने, औद्योगिक प्रदूषण और पटाखों का धुआं है। लैंडफिल में आग और ईंट भट्टों से निकलने वाला धुआं भी समस्या को बढ़ाता ही है। दिल्ली का एयर पॉल्यूशन पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से भी बढ़ता है। 2022 में पंजाब में 48,489 पराली जलाने के मामले सामने आए थे, जबकि हरियाणा में ये आंकड़ा 3,380 था। 2023 में पंजाब में 33,719 पराली जलाने के मामले दर्ज हुए, वहीं हरियाणा में ये संख्या 2052 रही। 2024 में पंजाब में 9,655 पराली जलाने के मामले रिपोर्ट किए गए, जबकि हरियाणा में यह आंकड़ा 1,118 था। ये सभी हर साल आंकड़े 15 सितंबर से 18 नवंबर के बीच एकत्रित किए गए थे। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की पिछली सरकारों ने भी उपाय किए। प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को दिल्ली से बाहर स्थानांतरित किया गया। पुराने मोटर वाहनों को चरणबद्ध तरीके से बंद किया गया। सार्वजनिक परिवहन वाहनों को डीजल से CNG पर बदला गया। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP के तहत वायु प्रदूषण से निपटने के उपाय किए गए। पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन वक्त के साथ साथ दिल्ली में प्रदूषण की समस्या बढ़ती गई। वायु प्रदूषण के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार ने पड़ोसी राज्यों को भी जिम्मेदार ठहराया, लेकिन ऐसा कर पाना बीजेपी के लिए मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली के 2 पड़ोसी राज्यों में उसकी सरकार है। इसके लिए केंद्र, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की सरकारों को एक मंच पर आकर काम करना होगा। राजस्थान में, यूपी में,
हरियाणा में ऐसे पड़ोस के हर राज्य में भाजपा की सरकारें हैं। ये बहुत ही सुखद संयोग है। इस एक संयोग से दिल्ली और पूरे एनसीआर में तरक्की के अनगिनत रास्ते खुलने जा रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र में मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ढेर सारा काम हो। दिल्ली के लोगों की जरूरत साफ पानी की भी है। दिल्ली को हर दिन 1290 मिलियन गैलन पानी की जरूरत है, लेकिन वो केवल 990 से 1000 मिलियन गैलन पानी ही इंतजाम कर पाता है, जिससे पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ता है। अभी भी दिल्ली में 50 से ज्यादा कॉलोनियां हैं जहां पाइपलाइन के माध्यम से पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती है। इन क्षेत्रों के लोग पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए टैंकरों पर निर्भर हैं। इसके अलावा दिल्ली में पानी से जुड़ी एक और बड़ी समस्या ये है कि नल से जो पानी घरों तक पहुंचता है वो कई इलाकों में गंदा होता है और पीने लायक नहीं होता है। दिल्ली के चुनावों में हर राजनीतिक पार्टी की तरफ से भर भर कर मुफ्त के वादे किए गए थे। बीजेपी के लिए कहते हैं कि निर्णायक ये वादा रहा कि जो बिजली और पानी को लेकर वादा अब तक दिल्ली सरकार चलाती रही है वो यथास्थिति बनी रहेगी। लेकिन जो वादे बीजेपी की तरफ से किए गए हैं और बिजली पानी के बिल को लेकर अब तक जो कुछ चल रहा है दिल्ली में, ये पूरा कर पाना भी बहुत आसान नहीं होगा। भाजपा ही है जो दिल्ली का विकास कर सकती है। ये दिल्ली का दिल, ये दिल्ली का दिल जीतने का सबसे स्वर्णिम अवसर है। 5 ही साल में देश की सभी राजधानियों में हमारा दिल्ली नंबर 1 होगा, नंबर 1। सारी जन कल्याण की जो नीतियां हैं, जो चल रही हैं, वो चलती रहेंगी, उससे और आगे बढ़ेंगे। जनता ने वादों पर एतबार किया और आपसे छीनकर सत्ता की चाबी बीजेपी को सौंप दी। लेकिन अब बीजेपी के सामने चुनाव जीतने से भी बड़ी चुनौती है। चुनौती दिल्ली से किए वादों को पूरा करने की। बीजेपी की लिए चुनौती ये भी होगी कि जो वादे दिल्ली में उन्होंने किए हैं वो वादे यूपी में भी होंगे कि नहीं होंगे। वो यही कहेंगे कि वो स्टेट का इलेक्शन था, ये दिल्ली का इलेक्शन नहीं था। लेकिन जिन नेताओं ने वादे किए थे वो यूपी के भी हैं, देश के नेता हैं, तो जो वादे उन्होंने दिल्ली के लिए क्या यूपी में उन पर लागू करेंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ी चुनौती आने वाले समय में सरकार की होगी। आशा है कि जो भाजपा के लोगों ने जो वादे किए हैं उस वादा को जो है पूरा करें। लगभग 26 साल बाद जो है बीजेपी सरकार में वापस पुनः आई, तो उम्मीद है कि जुमलेबाजी तक ही सीमित ना रहे। आपको 5 साल मिले हैं, दिल्ली में बहुत दिक्कतें हैं। कोशिश करिएगा कि आप लोगों की आकांक्षाओं के साथ जुड़कर आप दिल्ली में चुने गए हैं, अच्छा काम करिए दिल्ली में। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए, बुजुर्गों को 2500 रुपए पेंशन, 70 से ऊपर के बुजुर्गों को 3000 रुपए पेंशन, जरूरतमंदों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा। अब अगर दिल्ली की वित्तीय हालत और वादे पूरे करने के लिए जरूरी धन की तुलना की जाए तो असल स्थिति समझ में आती है। 2024-25 के लिए दिल्ली का बजट 70,000 करोड़ रुपए है, जबकि इस वर्ष टैक्स से होने वाली अनुमानित आय सिर्फ 58,750 करोड़ रुपए है। अब अगर बीजेपी के वादों में से कुछ मुख्य वादों को पूरा करने के लिए बजट पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को देखा जाए
तो 38 लाख योग्य महिलाओं को 2,500 रुपए की मासिक मदद के लिए लगभग 11,000 करोड़ रुपए और चाहिए। 24.4 लाख वरिष्ठ नागरिकों को 2,500, जिनमें 70 से ऊपर के बुजुर्गों को 3,000 रुपए प्रति माह देने के लिए 4,100 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं और जरूरतमंदों को केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त का खर्च अलग है। अभी ये देखिए, इतनी पहले ही फ्री फीस दी जा रही है, फ्री बस राइड, फ्री बिजली, फ्री पानी, ये वो लेटरम बटरम काफ़ी दिया जा रहा है पहले भी। उसके ऊपर अब और ऐड होगा। दिल्ली का बजट ज़्यादा बढ़ नहीं सकता, कितना बढ़ जाएगा? अब तो जीएसटी है, जीएसटी तो ऑलरेडी दिल्ली में को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है जीएसटी के रिजीम का। वो नॉर्मल 5-6% जो हर साल बढ़ती है बढ़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैपिटल एक्सपेंडिचर की ले लेती है, तो दिल्ली का बजट ही मीट कर पाएगा। अब बीजेपी के वादों से अलग दिल्ली के विकास के लिए कुछ और बेहद जरूरी खर्चों को देखना भी जरूरी है। यमुना की सफाई पर पिछले कुछ सालों में करीब 8,000 करोड़ रुपए का खर्चा हो चुका है, लेकिन वो अभी भी नाले जैसी ही है। बीजेपी को भी इसके लिए पैसा चाहिए होगा। सरकारी अस्पतालों को अपग्रेड करने के लिए अनुमानित खर्च लगभग 10,200 करोड़ रुपए है। मेट्रो के 3rd फेज को पूरा करने और चौथे का काम आगे बढ़ाने के लिए भी करीब 2,700 करोड़ रुपए चाहिए। प्रधानमंत्री की एक ये हैबिट रही है कि जब भी वो अपने आप को एश्योरेंस देते हैं तो उसकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के उसको फुलफिल करते हैं। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इस पर डायरेक्ट कंट्रोल भी है, और क्योंकि यहाँ सेम पार्टी रहेगी तो वो जो पिछले कॉन्फ्लिक्ट चलते थे बंद हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कम से कम 50-60% जो इनके वायदे हैं वो पूरे हो जाएंगे। बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि वादे पूरे करने के साथ साथ विकास के लिए लगातार जरूरी होते जा रहे खर्च के लिए पैसे का प्रबंध कैसे किया जाएगा। जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के साथ चलने के लिए वोट दिया है। तो अब जो हमारे संकल्प पत्र में है उनको पूरा करने के लिए अब काम शुरू करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम सबको अब दिल्ली को विकसित राजधानी बनाने के लिए काम करना है, तो उस दिशा में काम करना है। बीजेपी की दिल्ली सरकार को केंद्र से विशेष वित्तीय पैकेज मिल सकता है। पूंजीगत खर्चों से धन निकालने की योजनाएं बनानी होंगी। बीजेपी की दिल्ली सरकार को वायु प्रदूषण की चिरस्थायी समस्या से निपटने के लिए भी फंड चाहिए होगा। सड़कों और सीवर को दुरुस्त करने के लिए भी भारी भरकम रकम की जरूरत पड़ेगी। मार्च में नए वित्त वर्ष के बजट के लिए बीजेपी के पास सिर्फ 1 महीने का वक्त बचा है, और इसी समय में बीजेपी को अपना सारा गणित बिठाना होगा। दिल्ली में सत्ता के 3 पावर सेंटर हैं, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और एमसीडी। अमूमन ऐसा होता रहा है कि जिसकी दिल्ली में सरकार बनी उसका एमसीडी पर कब्जा नहीं रहा, और ऐसा ट्रेंड दिल्ली में कांग्रेस सरकार के समय से ही चल रहा है। आम आदमी पार्टी ने 2022 में एमसीडी भी जीत ली, तो अब विधानसभा चुनावों में सत्ता से बाहर हो गई। अब फिलहाल दिल्ली में एमसीडी में आम आदमी पार्टी है और राज्य सत्ता में बीजेपी। क्या इस परिस्थिति का दिल्ली पर असर पड़ेगा? एमसीडी में शासन का सीधा अर्थ जवाबदेही माना जाता है। कूड़ा, सीवर, सफाई, कॉलोनियों की हालत जैसे तमाम जरूरी काम एमसीडी के दायरे में आते हैं। यानी इन मुद्दों की जवाबदेही एमसीडी की होती है। बीजेपी ने इसी आधार पर इन चुनावों में गंदगी, सीवर, सफाई को मुद्दा बनाया और आम आदमी पार्टी को हरा दिया, क्योंकि एमसीडी में इस समय आम आदमी पार्टी की सत्ता है। जब तक एमसीडी में आम आदमी पार्टी नहीं जीती थी, वो केंद्र के इशारे पर काम न करने देने के आरोप एलजी पर मढ़ा करती थी। लेकिन अब बीजेपी केंद्र और दिल्ली दोनों में है, लेकिन एमसीडी में नहीं। क्या इससे दिल्ली में फिर टकराव के हालात बन सकते हैं? एमसीडी में एक तो इतनी बहुत ज्यादा मेजोरिटी है नहीं आम आदमी पार्टी की, बीजेपी की भी काफी ज्यादा सीटें हैं, और अगर देखा जाए तो बहुत कम फर्क है। इसके अलावा एमसीडी पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, इनका ओवरराइडिंग पावर होती है। पहले भी इन्होंने काफी जिस तरह
नॉमिनेशन वगैरह करनी थी तो एलजी ने इनको ओवररूल किया था दिल्ली गवर्नमेंट को। अब कम से कम ओवररूल नहीं करना पड़ेगा। बीजेपी के दिल्ली में जीतने के बाद हालात बदले हैं और इसका सीधा असर एमसीडी पर भी पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि एमसीडी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाना अब बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो दिल्ली में डबल नहीं, बीजेपी के ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी। बीजेपी की दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार दौड़ने का सारा खेल आंकड़ों में छुपा है और दिल्ली जीत के बाद आंकड़े बीजेपी के पक्ष में होते दिख रहे हैं। दरअसल एमसीडी में पार्षदों की कुल संख्या 250 है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने कई पार्षदों को विधानसभा चुनाव में टिकट दिया, जिनमें कई जीत भी चुके हैं। मौजूदा स्थिति में अब आम आदमी पार्टी के 117 और बीजेपी के 112 पार्षद हैं, यानी अंतर सिर्फ 5 पार्षदों की संख्या का रह जाता है। अब नई विधानसभा का गठन होना है और दिल्ली विधानसभा को नया विधानसभा अध्यक्ष भी मिलना है। यहीं से बीजेपी आम आदमी पार्टी से बाजी मारती दिख रही है। नई विधानसभा गठन के बाद विधानसभा अध्यक्ष को अधिकार होता है कि वो एमसीडी के 5 सालों में रोटेशन के हिसाब से 70 में से 14 विधायकों को मनोनीत कर सकते हैं। इन मनोनीत सदस्यों को मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव में वोट डालने का अधिकार होता है। मेयर चुनाव में पार्षद और दिल्ली के 7 लोकसभा और 3 राज्यसभा सांसद भी वोट डालते हैं, यानी बीजेपी के 112 पार्षद, 7 सांसद और 14 विधानसभा अध्यक्ष की ओर से मनोनीत सदस्य। ये आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में है। अप्रैल में मेयर का चुनाव होना है और ये माना जा रहा है कि इसमें बीजेपी प्रत्याशी का जीतना मुश्किल नहीं होगा, यानी दिल्ली की सत्ता के तीनों केंद्रों पर बीजेपी का शासन हो सकता है। ये शासन एक तरफ वादों को पूरा करने का अवसर भी होगा तो पूरी तरह जवाबदेही का संकेत भी, क्योंकि फिर जनता के बीच बहाने नहीं, रिपोर्ट कार्ड मायने रखेंगे। दिल्ली के नतीजों को राजनीति में होने वाले बदलावों के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। मसलन जिस ब्रांड मोदी को विपक्ष खत्म होने का दावा लोकसभा चुनाव 2024 पूरा होने के बाद कर रहा था, कई नतीजों ने एक के बाद एक पीएम मोदी के चुनावी मैजिक जारी है इस बात पर मुहर लगा दी। दिल्ली का चुनाव भी इसी क्रम में रहा। एक दूसरा सवाल जो दिल्ली चुनाव के बाद बहुत प्रमुखता से उठाया गया वो ये कि दिल्ली नतीजों का विपक्ष की राजनीति पर क्या असर होगा। चुनाव से पहले कि ये समीक्षा अगर होती तो आज बीजेपी की सरकार नहीं होती। इंडियन अलायंस नाम की कोई चीज बची नहीं है जी। ये हर जगह इनके झगड़े हैं, अपनी अपनी सुविधाओं के हिसाब से ये हाथ मिलाते हैं और हाथ झटक लेते हैं। आप भी जितनी जिम्मेदार है उतनी कांग्रेस भी है। अहंकार नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए अलायंस की राजनीति। और सब अपना ईगो पर खड़े रहेंगे तो दिल्ली जैसा रिजल्ट ऐसा ही होगा। दिल्ली में हार के बाद इंडिया गठबंधन में सब ठीक नजर नहीं आ रहा। आप और कांग्रेस एक दूसरे को हार के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पर्टिकुलरली केजरीवाल से मिडिल क्लास बहुत ही ज़्यादा नाराज था कि ये झूठ बोलना, अनाप शनाप का आरोप लगाना और ये काइयापन और नटवर लाल की जो छवि बनी है वो उसके वजह से मिडिल क्लास शिफ्ट किया है बीजेपी को। जो भी परिस्थितियां थी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इलेक्शन वो हमने सबके सामने सार्वजनिक की, बार बार की। हमने बताया हम कौन सी परिस्थितियों में लड़ रहे थे। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द अलायंस पार्टनर्स जिन्होंने हमारा साथ दिया ड्यूरिंग द इलेक्शंस एंड इवन अदरवाइज। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की लगातार तीसरी बड़ी हार के बाद पार्टी के भीतर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस नेता अपनी ही पार्टी से सवाल कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जहाँ तक सवाल है, हमको ऐसा लगता है कि पिछले कई चुनाव जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को कामयाबी नहीं मिली, सफलता नहीं मिली। उन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमको ये तय करना पड़ेगा कि हम गठबंधन के साथ जाएंगे या अकेले जाएंगे। ये आधा अधूरा गठबंधन जो है, मैं समझता हूँ कि इससे जनता में भ्रम पैदा हो। इसी साल बिहार में चुनाव होने हैं। सवाल बड़ा है कि क्या भविष्य है गठबंधन की राजनीति का। आज तक सी वोटर मूड ऑफ द नेशन सर्वे के ताजा आंकड़े ये संकेत देते हैं कि अगर अभी आम चुनाव होते हैं तो विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की स्थिति और कमजोर हो सकती है, जबकि एनडीए और मजबूत होता दिख रहा है।
आपदा एवं कापदा के रूप में दिल्ली को लूटने वालों को दिल्ली की जनता ने भारी मतदान करके सजा दी है। दिल्ली के लुटेरों से दिल्ली को मुक्ति दिलाई है। एक झूठ की गारंटी वाले जिनको पक्की गारंटी देकर जनता ने सदा के लिए बाहर कर दिया, बाय बाय केजरीवाल। और मोदी की गारंटी जो विकास सुशासन की गारंटी देता है, संकल्प से सिद्धि तक ले जाने की गारंटी देता है, उसको चुना है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को 232 सीटें मिली थीं, लेकिन अगर आज चुनाव हुए तो ये घटकर 188 पर सिमट सकता है। वहीं कांग्रेस की सीटें भी 99 से गिरकर 78 तक आ सकती हैं और उसका वोट शेयर 25% से घटकर 20% होने की आशंका है। दूसरी ओर बीजेपी, जिसको लोकसभा चुनाव में 240 सीटें मिली थी, सर्वे के अनुसार अब 281 सीटों तक पहुंच सकती है, जिससे एनडीए का आंकड़ा 343 सीटों तक जा सकता है। दिल्ली चुनाव में हार के बाद इंडिया गठबंधन के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि विपक्षी दलों के बीच अंदरूनी मतभेद और सामंजस्य की कमी लगातार उजागर हो रही है। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।